क्यूरी के भारत की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस से भरी पॉलिटिकल थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां हर तरफ कट्टर परंपराओं और पितृसत्ता का बोलबाला था, और वहीं एक अकेली महिला अपनी बेमिसाल काबिलियत के दम पर इस पूरी व्यवस्था से सीधे टकरा रही थी। जी हां, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला शासक रजिया सुल्तान की। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी रूढ़ियों को तोड़कर सत्ता हासिल की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर होता क्या है जब एक बेहद दूरदर्शी और तेज तर्रार महिला एक ऐसे साम्राज्य की बागडोर संभालती है जो अपनी रूढ़िवादी सोच में बुरी तरह जकड़ा हुआ हो। यह सिर्फ गद्दी पर बैठने की एक आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कुशाग्र रणनीतिकार की कहानी है जिसकी पूरी व्यवस्था से सीधी टक्कर थी। एक ऐसी व्यवस्था जो किसी भी कीमत पर एक महिला को अपना नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप जरा उस समय के घटनाक्रम को देखिए। महान शासक इल्तुतमिश को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनके बेटे इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अपनी गजब की दूरदृष्टि दिखाते हुए उन्होंने प्रशासन और युद्ध कला में माहिर अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन 1236 में जैसे ही इल्तुतमिश का निधन हुआ, दरबार के अमीर अपनी चाल चलने लगे। उन्होंने सुल्तान के फैसले को किनारे कर दिया और एक बेहद अयोग्य बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। नतीजे का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। उसका शासन पूरी तरह से फेल हो गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। और तब रजिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सीधे दिल्ली की आवाम के बीच जाने का फैसला किया, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास को पलट देने वाला था। जनता ने खुद उनका राज्याभिषेक कर दिया। इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल कहानी छिपी है। दरअसल 13वीं सदी में अगर किसी को खुलेआम न्याय मांगना होता था तो उसकी एक खास परंपरा थी, लाल रंग के कपड़े पहनना। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शुक्रवार की नमाज का दिन था, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा थी, और तभी रजिया लाल लिबास में उनके सामने आती हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उनके पिता का असली फैसला क्या था। ये कोई साधारण भावुक अपील नहीं थी, बल्कि ये सत्ता पर अपना हक जताने का एक मास्टर स्ट्रोक था, एकदम सटीक कूटनीतिक चाल। और यही बात रजिया के सत्ता में आने को इतना खास बनाती है। उन्हें गद्दी पर बैठाने के लिए दिल्ली की आम जनता और सेना एक साथ आ गई थी। जरा सोचिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। महल के बंद कमरों में होने वाली साजिशों से उलट एक शासक को सीधे जनता के समर्थन से चुना गया था। इसे हम उस दौर का पहला लोकतांत्रिक जनादेश या डेमोक्रेटिक मैंडेट कह सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी बात समझने वाली है। वो है उनकी उपाधि। अक्सर लोग उन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं, लेकिन सुल्ताना का मतलब तो सुल्तान की पत्नी या बेगम होता है। और रजिया किसी की बेगम की हैसियत से राज नहीं कर रही थीं, वो खुद एक संप्रभु शासक थीं। इसीलिए उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में सुल्ताना कहलाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को सुल्तान जलालुद्दीन अल दीन रजिया कहलवाया। यहां तक कि उन्होंने अपने सिक्कों पर भी खुद को सल्तनत की कमांडर लिखवाया। यह साफ संदेश था कि सत्ता पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। गद्दी पर बैठते ही रजिया के काम करने के तरीके ने रूढ़िवादियों की नींदें उड़ा दी। सबसे पहले तो उन्होंने पर्दा प्रथा को पूरी तरह से उठाकर फेंक दिया। एक संप्रभु शासक की तरह उन्होंने पुरुषों वाला लिबास अपनाया, लंबा कोट जिसे कुबा कहते थे, और सिर पर कुला यानी पगड़ी। वो इसी शाही अंदाज में खुले दरबार में बैठने लगी। और बात सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं थी। जब जंग की बारी आई तो वो महल में छुपकर नहीं बैठी, बल्कि खुद युद्ध के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व किया। वो हर मायने में एक निडर और स्वतंत्र सुल्तान की तरह राज कर रही थीं। अपने स्थिति को और मजबूत करने के लिए रजिया ने एक बहुत ही चतुर रणनीतिक दांव चला। वो जानती थीं कि तुर्क अमीर बहुत ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए उनका प्रभाव कम करना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने ऊंचे पदों पर गैर तुर्क लोगों को नियुक्त करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमीर अखूर यानी शाही अस्तबल के प्रधान का पद। ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी, जो रजिया ने एक इथियोपियाई दास जलालुद्दीन याकूत को सौंप दी। ये सीधे तौर पर तुर्क सरदारों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास था। एक तरह से उन्होंने पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी थी। लेकिन जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस बदलाव की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का जो दल बनाया था, तुर्कान चहलगानी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। पहला कारण तो यही था कि उनका अहंकार एक महिला के आदेश मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरा, रजिया अपने फैसले खुद ले रही थीं, जिससे इन सरदारों का किंग मेकर वाला रुतबा छिन गया था। और रही सही कसर, गैर तुर्कों की नियुक्ति ने पूरी कर दी। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रजिया को बदनाम करने के लिए उनके और याकूत के रिश्तों को लेकर झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। यह उनकी छवि को तार-तार करने का एक बेहद घिनौना अभियान था। इसके बाद तो जैसे विद्रोहों की झड़ी सी लग गई। रजिया को सत्ता से बेदखल करने के लिए चारों तरफ से साजिशें रची जाने लगी। सबसे पहले लाहौर के गवर्नर कबीर खान ने बगावत का झंडा उठाया, जिसे रजिया ने बड़ी ही तेजी से कुचल दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद भटिंडा के सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। अब रजिया इस विद्रोह को दबाने भटिंडा पहुंची ही थी कि तुर्क सरदारों ने धोखा किया। उन्होंने बीच रास्ते में याकूत की बेरहमी से हत्या कर दी और रजिया को भटिंडा के मशहूर किला मुबारक में कैद कर लिया। पलक झपकते ही पूरी बाजी पलट चुकी थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहीं से रजिया की असली रणनीतिक प्रतिभा निखरकर सामने आती है। कैद में होने के बावजूद उन्होंने हार मानना तो जैसे सिखा ही नहीं था। उन्हें खबर मिली कि दिल्ली की गद्दी उनके भाई बहराम शाह को दे दी गई है। अब रजिया ने यहां कूटनीति का ऐसा दाव चला जो वाकई हैरान करने वाला है।
जिस इंसान ने उन्हें बंदी बनाया था यानी अल्तुनिया, रजिया ने उसी को अपने पाले में कर लिया। अल्तुनिया खुद दिल्ली के सरदारों से नाराज था क्योंकि उसे कोई बड़ा इनाम नहीं मिला था। रजिया ने मौके की नज़ाकत को समझा, अल्तुनिया से राजनीतिक समझौता करते हुए उससे शादी कर ली और अपनी सत्ता वापस छीनने के लिए दोनों ने मिलकर एक नई सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से हर शानदार कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। 13 अक्टूबर 1240 यही वो मनहूस दिन था जब दिल्ली सल्तनत के इस बेहद अनोखे और क्रांतिकारी अध्याय का दुखद अंत हो गया। दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए रजिया और अल्तुनिया की संयुक्त सेना को बहराम शाह की सेना ने बुरी तरह हरा दिया। पीछे हटते वक्त आज के हरियाणा के कैथल के पास कुछ विद्रोहियों ने उन दोनों की हत्या कर दी और इसी के साथ रजिया का वो साहसिक और बेखौफ शासनकाल जो सिर्फ 3.5 साल चला था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस पूरी दास्तान को अगर एक लाइन में समेटना हो तो मशहूर इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की ये बात एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा है, अगर रजिया एक महिला ना होती तो उनका नाम भारत के सबसे महान शासकों में गिना जाता। जरा सोचिए इस बात पर। यह इस बात की पक्की मोहर है कि एक बेहतरीन सुल्तान होने के सारे गुण उनमें मौजूद थे। अपने विरोधियों की नज़रों में उनकी अगर कोई एक कमी थी तो वो बस यही थी कि वो एक महिला थीं। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती मान ली गई। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इतने महान शासक का जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन उनके नाम के साथ एक बड़ा रहस्य आज भी जुड़ा हुआ है। उनकी कब्र आखिर है कहाँ? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 3 अलग अलग जगहों पर रजिया सुल्तान के अंतिम विश्राम स्थल होने का दावा किया जाता है। आधिकारिक तौर पर देखें तो पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बुलबुली खाना में एक बहुत ही गुमनाम और साधारण सी कब्र है। दूसरी तरफ कैथल में जहां उनकी हत्या हुई थी वहां भी उनकी एक मजार है, और तो और राजस्थान के टोंक में भी स्थानीय लोग उनकी कब्र होने का दावा करते हैं। जिस साम्राज्ञी ने अपने वक्त में पूरी दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी थी, उनका आखिरी ठिकाना आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बना हुआ है। और अब इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से गुजरने के बाद यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। साल 1240 में एक बेहद काबिल, महत्वाकांक्षी और रूढ़ियों को तोड़ने वाली महिला को सत्ता के ठेकेदारों ने महज इसलिए नकार दिया क्योंकि वो एक औरत थी। जरा सोचिए, क्या आज लगभग 800 सालों के बाद भी सत्ता और नेतृत्व करने वाली महिलाओं के प्रति हमारे समाज के नजरिए में वाकई कोई बुनियादी बदलाव आया है, या आज भी वो संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत